हमारी आज की कहानी है अम्मा का स्वाभिमान। आज अमर जब घर लौटा तो घर में हैरान कर देने वाली शांति थी। किसी अज्ञात आशंका के अंदेशे से अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो उसे फोन पर बात करती अपनी पत्नी की हंसी सुनाई दी। उम्र भर के लिए अब पास न फटकने देने का इंतजाम कर लिया है मैंने। गोद में सिर रखना तो दूर, अमर जब अपनी अम्मा का चेहरा तक देखने को तरस जाएगा। कुटिल हंसी के साथ धीमे स्वर में फोन पर बात करती हुई मंजू की कड़वाहट भरी बातें सुनकर एक पल के लिए जैसे अमर की हृदय गति ही रुक गई। कुछ देर तक उसे समझ ही नहीं आया कि यह क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी आंखों से पर्दा हटा उसे समझ आ गया कि उसकी पत्नी मंजू ने उसकी अम्मा को घर निकालने के लिए साजिश रची है। पत्नी की सच्चाई ने उसे झकझोर कर दिया तो दो झन्नाटेदार अपनी पत्नी के चेहरे पर रसीद कर दिया अमर ने। उसने तय कर लिया कि वह किसी भी हाल में अपनी अम्मा को कहीं जाने नहीं देगा। भीगी आंखों से अपने कमरे में एक बैग में अपने कपड़े रखती हुई अम्मा के पैरों में जाकर गिर गया। रोया, गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़े, लेकिन अम्मा नहीं मानी। अम्मा का स्वभाव थोड़ा अलग था। दयनीय बनकर रहना शुरू से ही अम्मा की फितरत में नहीं था। एक स्वाभिमानी महिला जो ठहरी सो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए अम्मा ने एक अटल फैसला ले लिया और चली गई वृद्ध आश्रम में रहने। अम्मा के जाने के बाद अमर पूरी तरह से टूट चुका था। अम्मा को याद करते हुए उनके कमरे में बैठे हुए काफी देर तक रोता रहा। तभी उसे उनके तकिए के नीचे से एक लिफाफा मिला। अमर ने उत्सुकतावश लिफाफे को खोला। लिखा था, आखिर क्यों एक इंसान अपने आप को परिवार रूपी माला में पिरोता है? केवल इसीलिए ना, ताकि हर सदस्य एक दूसरे के सुख दुख का भागीदार बन सके। लेकिन जब वक्त और विचारों के परिवर्तन परिवार रूपी माला टूटने लगे तो अकेले मोती की तरह लुढ़कने की बजाय वहां से निकल जाना ही बेहतर होता है। अपनी इज्जत बनाए रखनी हो तो ऐसा कदम उठाना जरूरी हो जाता है। मालूम है मुझे, मगर इस समय तेरी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन मेरे पास केवल यही एक रास्ता था तेरी गृहस्थी को बचाने का। कहते हैं कि एक माँ के दिल के तार अपने बच्चों के दिल से जुड़े होते हैं, और जब यह तार हिलने लगते हैं तो पता चल जाता है कि किसी ने हमें याद किया है। और जिस पल हमें यह महसूस होगा, हम जरूर मिलेंगे मेरे बच्चे। तुम सब लोग अपना ख्याल रखना। तुम्हारी अम्मा। पत्र को पलट कर देखा तो पिछले हिस्से पर अम्मा वृद्धाश्रम का पता भी लिख कर गई थी। आशीर्वाद वृद्धाश्रम, बनारस। जब अमर केवल 10 साल का था तो उसके पिताजी को लकवा मार गया था। तब से वे व्हील चेयर पर ही थे, लेकिन उसकी अम्मा ने हिम्मत नहीं हारी। माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारियां इतनी कुशलता से संभाली कि अमर देखकर दंग रह गया था। अपने बच्चों की पढ़ाई, उनका स्वास्थ्य, उनकी खुशी और पति की हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखना। माँ की दुनिया यहीं तक ही सिमट कर रह गई थी। अपना सुख दुख तो उसे नजर ही नहीं आता था। जब अमर की नौकरी लगी तो माँ के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी आभा और आंखों में खुशी की चमक दिखाई देने लगी, जैसे इसी दिन के लिए ही वह जी रही थी। मंजू एक बेहद गरीब परिवार की लड़की थी, जिसकी अमर के साथ 5 साल पहले शादी हुई थी। लाखों रुपए के दहेज के प्रस्ताव को लेकर कई संपन्न परिवारों से अमर के लिए रिश्ते आए थे, लेकिन अम्मा तो केवल यही बात दोहराती थी कि गरीब घर की लड़की होगी तो रिश्तों को अहमियत देगी, घर का वातावरण सुखमय बनेगा, अच्छी पत्नी और सुघड़ बहू साबित होगी। अम्मा ने तो मंजू को प्यार और अपनापन ही दिया। अपनी बहू में उनकी आत्मा बसती थी। उसे सजते संवरते देख अम्मा मुग्ध भाव से हिलारे लेती थी। जब भी कोई मंजू की कमियां गिनवाता था तो एक बात ना सुनती थी।
और झट से मोर्चा संभाल लेती थीं। कहती थीं, मेरी दीपा अम्मा की बेटी को क्या कहा आता है। पर आज देखो, धीरे धीरे जिम्मेदारियों के बोझ तले सब कुछ सीख लिया उसने। शादी के 1 वर्ष बीतने के बाद अमर एक बेटे का पिता भी बन गया। अम्मा का चेहरा दोगुनी खुशी से चमक उठा था। प्यार से गोपाल कहकर पुकारती थी अम्मा उसे। 40 दिन तक अम्मा ने अपनी बहू को बिस्तर से उठने नहीं दिया था। अम्मा ने अपनी बेटी दीपा को भी बुलवा भेजा। नंद भौजाई गप्पे मारती थी और अम्मा चौका संभालती। अपनी भाभी की ऐसी ऐश देखकर दीपा ने कहा, अम्मा अब तो महीना होने को आया है। मेरी सास ने तो 11 दिन में ही मुझे खड़ा कर दिया था। तो अम्मा झट से बोली, तेरे ससुराल में होता होगा ऐसा। अगर मैं थोड़ा बहुत काम कर लूँगी तो मेरा शरीर घिस नहीं जाएगा। और फिर संयुक्त परिवार तो इसी का नाम है कि ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के काम आए, और अगर काम न आए तो परिवार कैसा। अम्मा तो अम्मा, बाबूजी को भी अपनी बहू पर बहुत नाज हुआ करता था। सबके सामने दिल खोल के तारीफ किया करते थे अपनी बहू की। लेकिन बाबूजी की मृत्यु के बाद काफ़ी कुछ बदल गया। उनकी मृत्यु से लेकर 30वीं 13वीं तक अम्मा टूट कर थक चुकी थी। हालांकि उनका बेटा उनका बेहद ध्यान रखता था, लेकिन आने जाने वाले रिश्तेदार उन्हें बहू से संभल कर रहने की चेतावनी ज़रूर देते थे कि पति के जाने के बाद पत्नी का सब कुछ छिन जाता है। अपने बेटा बहू भी अपने नहीं रहते। पर अम्मा तो अम्मा ठहरी। उनकी बातें सुन अम्मा कहती, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन मैं ऐसी नकारात्मक सोच से अपने परिवार का वातावरण खराब नहीं होने दूंगी। लोगों की आवाजाही बंद हुई तो अम्मा पुरानी दिनचर्या पर लौट आईं। अपने पोते गोपाल के साथ उसी तरह हंसती खेलती, घर का कामकाज भी करती। लेकिन रात के 9 बजते ही अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके सो जाती। अमर अच्छी तरह समझता था कि 12 बजे तक जागने वाली अम्मा कभी 9 बजे सो ही नहीं सकती। एक रात जब अमर ने अम्मा के कमरे की बत्ती जलती देखी तो अमर उनके कमरे में चला गया। बाबूजी की लिखी डायरी पढ़ते पढ़ते अम्मा रोती जा रही थी। अमर को देखते ही ठिठक कर बैठ गई और साड़ी के पल्लू से आंसू तुरंत पोंछने लगी। अरे अमर, तू क्या सोया अभी नहीं तक? अम्मा आप नहीं सोई तो मैं कैसे सो जाऊं? इस तरह तो आप बीमार हो जाएंगी, अमर ने चिंतित स्वर में कहा और माँ की गोद में सिर रखकर लेट गया। अच्छा है ना, तेरे बाबूजी के पास चली जाऊंगी। पता है अमर, बेशक तेरे बाबूजी व्हीलचेयर पर बैठे रहते थे, चलने फिरने से लाचार थे, लेकिन उनका साथ ही बहुत बड़ा सहारा था मेरे लिए। एक ठंडी छाँव का एहसास होता था मुझे। लेकिन अब उनके जाने के बाद मेरे जीने का मकसद ही क्या रह गया है। सब कुछ तो दे दिया तेरे बाबूजी ने मुझे, इतना मान सम्मान और इज्जत भरी जिंदगी। अब तो कोई शिकायत नहीं है मुझे। तुम भी अपनी गृहस्थी में रंग गए हो, पोते का मुंह देख लिया। अब तो एक एक दिन तेरे बाबूजी के बिना भारी सा लगता है। भगवान जितनी जल्दी उठा ले उतना ही अच्छा। ऐसा मत कहो अम्मा, कभी सोचा है मैं कैसे रह पाऊंगा आपके बिना? कहते हुए अमर की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उन आंसुओं के टपकने से पहले अम्मा ने अपने आंचल में उन्हें समेट लिया था। अम्मा को अकेलापन महसूस ना हो, इसलिए अमर ने अपने बेटे गोपाल को भी अम्मा के पास ही सोने को कहा। अब अम्मा भी अपना दिल बहलाने के लिए गोपाल को स्कूल बस तक छोड़ आती थी और उसे ले भी आती थी। अमर सभी काम अम्मा से पूछकर ही करता था। 1-2 दिन छोड़कर दीपा भी अम्मा से मिलने आ जाया करती थी तो अम्मा का दिल बहल जाता था। इस तरह घर का माहौल बदलने लगा था। लेकिन मंजू अपनी सास को इतना महत्व मिलता देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब मंजू को हर पल लगने लगा था कि उसकी जगह उससे छिनती जा रही है। पति का ज़रूरत से ज़्यादा अपनी अम्मा के साथ लगाव उसे ज़रा भी पसंद नहीं था।
आते जाते अमर को एक ही उलाहना देती रहती, तुम्हें तो अपनी माँ के अलावा और कोई नजर ही नहीं आता। जब देखो अम्मा अम्मा की रट लगाए रहते हो। अरे और लोग भी तो रहते हैं इस घर में। इस पर अमर कहता, मंजू तुम समझती क्यों नहीं, कुछ ही समय की बात है। जैसे जैसे वक्त बीतेगा अम्मा को भी बाबूजी के बिना रहने की आदत हो जाएगी। तुम्हें भी मालूम है, दिया बाती की तरह हुआ करते थे अम्मा और बाबूजी। जरा सोचो कितनी अकेली हो गई हैं अम्मा बाबूजी के जाने के बाद। अरे पिताजी तो मेरे भी गुजरे थे, तब तो 4 दिन की औपचारिकता निभाकर अपने घर चले आए थे आप। तब यह बातें दिमाग में क्यों नहीं आई। और यहाँ देखो 2 महीने से ऊपर हो गए बाबूजी को स्वर्ग सिधारे, अभी तक अम्मा को सिर पर बिठाए हुए हो। ऊपर से आपकी बहन अलग से थमक पड़ती है यहाँ। यह बात सुनकर अमर को बहुत गुस्सा चढ़ा, लेकिन कहीं अम्मा सुन न ले, यह सोचते हुए उस समय उसे चुप करवा दिया। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि पास के कमरे में बैठी अम्मा ने सब कुछ सुन लिया था। अपनी बहू की ऐसी जहर भरी कड़वी बातें सुनकर उनके तन बदन में आग सी लग गई थी। सोचने लगी कि सुहाग उनका उजड़ा, वैधव्य उन्हें मिला। ना आज तक उन्होंने किसी से कुछ मांगा, ना ही कभी कोई गिला शिकवा किया। बहू को बेटी से बढ़कर प्यार किया, फिर कैसे उनकी बहू के मन में उनके लिए इतनी कड़वाहट आ गई। क्यों उसे सारी समस्याओं की जड़ में मैं ही नजर आती हूँ। उसके बाद अम्मा ने एक अहम फैसला लिया। वह हर रोज शाम को सत्संग पर निकल जाती थी, कुछ देर प्रवचन सुनती, लौटकर हम उम्र औरतों के साथ बैठती और फिर घर वापस आ जाती। लेकिन शाम को जब भी अमर अम्मा के कमरे में जाता तो अम्मा को ना पाकर मंजू से सवाल करता। इस पर मंजू चिढ़कर बोलती, मुझे क्या मालूम कहाँ जाती हैं, और कुछ काम धंधा तो है नहीं तो रोज शाम को उठकर घूमने निकल पड़ती होंगी। एक शाम को जब अम्मा घर लौटी तो घर कुरुक्षेत्र का मैदान बना हुआ था। अमर अपना सिर पकड़कर बैठा था और मंजू बुरी तरह से चीख चिल्ला रही थी, मेरी तो किस्मत फूट गई इस घर में रहकर। कुछ पैसे अपने शौक के लिए भी खर्च करना चाहूं तो वह भी नहीं मिलते। बेटे की जिम्मेदारी है इसलिए नौकरी भी नहीं कर सकती। अगले दिन अम्मा ने मंजू को प्यार से समझाया कि अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम नौकरी कर लो, गोपाल को मैं संभाल लूंगी। 4 पैसे घर में आएंगे तो तुम भी अपने शौक पूरे कर लेना। उसके बाद मंजू ने नौकरी करनी शुरू कर दी। घर का काम और बच्चे की देखभाल अम्मा कर लेती थी। फिर कुछ समय बाद एक दिन अम्मा के हाथ में एक कागज थमाते हुए अमर बोला, माँ, बाबूजी के इंश्योरेंस के 50 लाख मिले हैं तो मैं इसकी एफडी करवा दी है आपके नाम, इसे अपने पास संभाल कर रख लो। इस पर अम्मा ने कहा, अरे बेटा, मैं क्या करूंगी इतने पैसों का, तुम ही रख लो यह कागज अपने पास। नहीं अम्मा, पैसा तुम्हारा है, सुख दुख में तुम्हारे काम आएगा, तुम देखो। मंजू ने सुना तो अपना माथा पीटना शुरू कर दिया और अम्मा की आड़े हाथों लेते हुए बोली, राजी खुशी अम्मा तुम्हें अपनी जमा पूंजी सौंप रही थी तो ली क्यों नहीं तुमने। अब तो तुम्हारी अम्मा सारी उम्र इस पैसे पर कुंडली मारकर बैठी रहेंगी। इस पर अमर को भी गुस्सा चढ़ गया। दोनों के झगड़े की आवाजें अम्मा के कमरे तक आ रही थीं। आंसुओं से भरी आंखें लिए सोच रही थीं कि आखिर यह सब क्या हो रहा है मेरे घर में। उसके बाद तो ऐसी स्थिति आ गई कि अम्मा फूटी आंख नहीं सुहाती थी मंजू को। अम्मा के हर काम में मीन मेख निकलना, हर छोटी छोटी बात पर रूठ जाना, हर किसी की बात को काटने जैसे बातें मंजू के व्यवहार का हिस्सा बनती चली गईं। बाबूजी को गए अब 1 बरस बीत गया तो ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया। अत्यधिक तनाव की स्थिति में रहने के कारण अम्मा के घुटनों में दर्द होने लगा था।
तो अम्मा खटिया बिछाकर घुटनों की मालिश करने बैठ गईं। सारा खाना मंजू को ही बनाना पड़ा। खाना बनाने से संबंधित अम्मा कोई सलाह देने लगती तो मंजू उन्हें घूर कर देखने लगती। उस समय तो मंजू चुप रही, लेकिन ब्राह्मण भोज खत्म होने के बाद जब सब लोग चले गए तो मंजू ने हंगामा खड़ा कर दिया कि या तो अम्मा वृद्धाश्रम जाएंगी, नहीं तो वो ये घर छोड़कर कहीं चली जाएगी, या तो अब इस घर में अम्मा रहेंगी या वह। अम्मा सोचने लगी कि जब परिवार के लोग पुराने सामान को कूड़ा समझकर फेंकने पर उतारू ही हो जाएं, तो भलाई इसी में है कि उस सामान को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। शायद वह सामान किसी के काम ही आ जाए। सोचते हुए अम्मा ने अपनी जिंदगी को सबसे बड़ा फैसला ले लिया। बेटा, अब मेरी जिंदगी बची ही कितनी है, मेरे लिए तू अपनी गृहस्थी में दरार मत डाल। अमर के घर लौटने पर अम्मा ने गंभीर स्वर में बोला था। जैसे ही मंजू ने अमर को भावुक होते देखा तो ये सोचकर कि कहीं पुत्र प्रेम की बेड़ियां अम्मा को रोक न ले, मंजू तीखे स्वर में बोली, अम्मा, जाना तो सभी को है, आप कोई दुनिया से अलग नहीं है, और रही दरार की बात तो वह तो कब से पड़ चुकी है। अब तो ये सोचिए कि कहीं ये दरार खाई में ना बदल जाए। अपने बेटे की गृहस्थी सही सलामत चाहती हैं तो चली जाइए वृद्धाश्रम। आए दिन अम्मा पर तिरस्कार की बौछार करती हुई मंजू बस इसी इंतजार में बैठी थी कि कब अम्मा घर छोड़ें और उसे संपूर्ण सफलता हासिल हो। और आखिरकार उसकी नापाक कोशिशें सफल ही हो गईं और अम्मा वृद्धाश्रम चली गईं। आज अम्मा के जाने के बाद अमर अपनी माँ के लिखे हुए पत्र को पढ़कर फूट फूट कर रोने लगा। धीरे धीरे 1 साल बीत गया, लेकिन आज भी अमर रोज अपनी माँ के पत्र को पढ़कर उसे सीने से लगाया करता था। हमेशा पत्र में उसे ढेर सारा वात्सल्य समेटे जो रियों भरा चेहरा लिए वो माँ नजर आती थी, जिसने हमेशा उसे प्यार ही दिया, जिसने 9 महीने उसे अपनी कोख में रखा, अपने रक्त मांस से सींचा और अपने आंचल की ठंडी छांव दी, जिसमें रहकर वह स्वयं को खुश नसीब महसूस करता था। पत्र पढ़ते हुए अक्सर उसके आंसू पत्र पर गिर जाते थे। अब तो पत्र पर लिखे हुए शब्द भी उन आंसुओं से धुंधले पड़ गए थे। एक दिन सुबह अमर अम्मा का पत्र खोलने बैठा। पत्र पढ़कर अमर के मन में विचारों की बाढ़ी सी आ गई। मंजू चाय लेकर अंदर आई तो अमर ने चाय पीने से मना कर दिया। अमर की आवाज ने भारीपन से ही मंजू ने अंदाजा लगा लिया था कि अम्मा के लिए अमर की दबी ढकी भावनाएं फिर से जागृत हो उठी हैं। मंजू ने उसे कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी बात काटते हुए अमर ने कहा, मैं माँ से मिलने बनारस जा रहा हूँ। अम्मा के प्यार का खिंचाव इतना था कि मंजू आवाज लगाती रह गई, लेकिन अमर तेजी से घर से बाहर निकल गया। ट्रेन की सीट पर बैठे अमर के सामने फिर से वो दृश्य जीवंत हो उठा जब मंजू ने उसकी अम्मा को इतना अपमानित किया था कि वह अपना सामान बांधकर घर से जाने के लिए बाध्य हो गई थी। रह रहकर बीते समय की कड़वी यादें उसके दिल को चीरती जा रही थीं। वृद्धा आश्रम वहां से 1 घंटे की दूरी पर था। रास्ते में एक स्टेशन पर उतरकर उसका मन हुआ कि एक कप चाय पी ले। वृद्ध आश्रम में पता नहीं चाय मिलेगी या नहीं, तो तुरंत उसे ख्याल आया कि माँ तो बार बार चाय पीती थी। जब वह पढ़ता था तो कैसे रात रात भर उसके साथ जगी रहती थी और हर 1 घंटे के बाद उसके लिए कड़क चाय बनाकर ले आती थी और उसके साथ बैठकर पीती थी। लेकिन जब तक वह ना सोता था, अम्मा की आंखों में नींद जरा सी भी ना आती। विचारों में डूबता उतरता अमर आश्रम के विशालकाय गेट के सामने आ खड़ा हुआ। वृद्धाश्रम को देखते ही न जाने उसे क्यों लग रहा था कि उसकी अम्मा यहाँ पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। अंदर जाकर देखा तो अम्मा अपने कमरे में बैठी एक बच्ची के साथ लाड प्यार कर रही थी। अमर को देखते ही उसकी आंखें भर आईं और प्यार भरे लहजे में बोली, अकेले ही आया है?
मेरी बहू मंजू कहाँ है? गोपाल कहाँ है? बोलते हुए अम्मा एकाएक अपनी आंसू भरी आंखें छुपाते हुए इधर उधर देखने लगी। अमर ने अम्मा का हाथ अपने हाथों में ले लिया। फिर अम्मा बोली, तू बहू को काम पर जाने से रोकता तो नहीं ना? जानता है, जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो औरत को एक खालीपन का एहसास होने लगता है। अपनी जिंदगी निरर्थक लगने लगती है। कहते कहते अम्मा रुआंसी हो गईं और अपने भीतर के दर्द को छुपाने के लिए एक हल्की सी मुस्कान अम्मा के चेहरे पर आ गई और वे बेटे का ध्यान उसके आंसुओं की तरफ ना जाए, यह कोशिश करते हुए अम्मा तुरंत बोली, अच्छा क्या खाएगा बता, मठरी पेड़े या लड्डू? अम्मा पीछे मुड़कर अलमारी में से डिब्बे निकालने लगी। अम्मा, तुम्हें यह सब कौन ला कर देता है? अमर ने उत्सुकतावश पूछा तो अम्मा बोली, और कौन लाएगा? चौकीदार को 20-50 रुपए देकर मंगा लेती हूँ। यहाँ वृद्धाश्रम के पीछे ही अनाथ आश्रम बना हुआ है। गोपाल जैसे कई बच्चे मिलने के लिए आते रहते हैं और कुछ भी मांगने लगते हैं। सच बताऊं, अब तो उनके साथ इतना लगाव हो गया है कि हर बच्चे में मुझे मेरा गोपाल ही नजर आता है। उन्हें खिलाती हूँ तो ऐसा लगता है जैसा मैं अपने गोपाल को खिला रही हूँ। कहते हुए अम्मा ने लड्डू उसकी तरफ बढ़ाए। अम्मा की बातें सुनकर अमर की आंखों से आंसू टपकने लगे। सोचने लगा, उसने माँ को यहाँ आने ही क्यों दिया? क्यों उस समय वह अपनी पत्नी के कुकृत्यों पर लगाम न लगा पाया? सैकड़ों बार स्वयं से पूछा गया यह सवाल, आज भी उसकी अंतरात्मा को कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। माँ को आश्रम भेजने में मंजू की तत्परता और बेटे का घर बन रहा है, इसके लिए माँ का त्याग, दोनों के आगे वह कुछ न कर सका। माँ, तुम मेरे खाने पीने की चिंता मत करो, आज तो हम माँ बेटे केवल बातें ही करेंगे। लाड जताता हुआ अमर बोला और अपनी माँ की गोदी में सिर रख कर दिया। उसके बार बार मना करने के बावजूद अम्मा उसके सिर में तेल लगाने बैठ गईं। पूछने लगी, मंजू कैसी है? मेरा बाल गोपाल कैसा है? सवाल करते करते ही अम्मा के स्वर का गीलापन साफ साफ पकड़ में आ रहा था। अमर खुद को फिर से कटघरे में खड़ा पा रहा था, परंतु दूसरी तरफ ही ममताई स्पर्श उसे और सुकून दिए जा रहा था। उसका मन हो रहा था कि माँ की गोद में ही सिर छुपाकर फूट फूट कर रो पड़े। मंजू तो पराई थी, पर वह तो अम्मा का ही बेटा था। अपनी गृहस्थी बचाने के लिए उसने इतनी बड़ी कीमत कैसे चुका दी? क्या उसकी गृहस्थी इतनी कीमती थी कि उसकी बूढ़ी माँ का वात्सल्य भी उसके आगे छोटा पड़ जाए? माँ की गोद में सिर रखकर उसे इतनी शांति मिली कि उसे समय का पता ही न चला। थोड़ी देर बाद घड़ी देखी तो वह उठ खड़ा हुआ, भारी मन से बोला, अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। अमर की यह आवाज़ सुनते ही अम्मा के मन में एक हुक सी उठी, लेकिन वह अमर के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसे विदा किया। आश्रम के पास ही गंगा का घाट था। अपने आप को असहाय पाकर अमर अंदर तक ही अंदर तनाव महसूस कर रहा था। तो कुछ देर शांति पाने के इरादे से गंगा किनारे बैठ गया। मन ही मन एक ही बात सोच रहा था, काश वह कुछ कर पाता। इतना बड़ा ब्रह्मांड, आकाश, तारे, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा सब अपनी धुरी पर अपना दायित्व निभाते रहते हैं। कमाल का समायोजन है, फिर हम मानव ही इतने असंतुलित क्यों हैं? सोचते हुए अमर के मन में अजीब सी बेचैनी पलने लगी थी। कई बार सोचा कि वह कुछ बोलता क्यों नहीं, अपनी आत्मा पर बोझ लेकर जिंदा क्यों है? क्या माँ के प्यार का यही सिला रहा है वो? सोच ही रहा था कि एकाएक छपा की आवाज आई और किसी औरत की चीख सुनाई दी, बचाओ, मेरा बच्चा डूब रहा है, कोई तो बचाओ। बेचैन माँ के हृदय विदारक चीख सुनाई पड़ते ही अमर अपने विचारों से बाहर आ गया।
तब तक उस बच्चे को बचाने के लिए माँ भी उसके पीछे नदी में डुबकी लगा चुकी थी। न माँ का पता था न बच्चे का। 3-4 लोग पानी में संघर्ष करते दिखाई पड़ते थे। थोड़ी ही देर में बच्चा तो ढूंढ लिया गया, लेकिन माँ नहीं मिली। लगता है बच्चे को बचाने की जद्दोजहद में माँ ने जल समाधि ले ली। लोग चीखने लगे, बेचारा बच्चा अनाथ हो गया। माँ को तैरना नहीं आता था तो कूदी क्यों, बेचारी डूब गई। यह दृश्य देखते ही अमर के मन में दिल चीर देने वाला ख्याल आया कि अगर मैं डूब रहा होता तो मेरी माँ भी यही करती। लेकिन मैं खुद कायर की तरह अपनी पत्नी के हाथों की कठपुतली बना रहा, केवल इसलिए कि घर में की शांति भंग न हो। लानत है मुझ पर, बड़े बुजुर्ग तो घर की नींव होते हैं, बिना नींव के भी घर टिका क्या है क्या। एक पल में उसने निश्चय कर लिया, अब चाहे जो हो जाए वह अपने घर को फिर से वही आशियाना बनाएगा जिसमें उसकी अम्मा की बेपरवाह हंसी गूंजा करती थी। अब वो अपने घर के नींव को मजबूत करेगा तो फिर उसका घर आंधी तूफान सब कुछ झेल लेगा। सोचते ही वह सदे कदमों में से माँ को अपने साथ वापस घर ले जाने के लिए आश्रम की ओर चल पड़ा। जैसे ही आश्रम में माँ के कमरे की तरफ बढ़ा तो सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मंजू अम्मा के चरणों में बैठी थी और रोते रोते बोल रही थी, माँ, अमर से तो मैंने बहुत गुजारिश की थी कि एक बार मुझे माँ से मिलना है, पर वह नहीं माने। मानते भी कैसे? मेरे दुर्व्यवहार के कारण तो आपको बेघर होना पड़ा था। मैंने हरकत भी तो ऐसी ही की थी। मेरे प्रति उनका विश्वास ऐसा टूटा जिसे मैं आज तक भी वापस ना पा सकी। सच बताऊं तो अम्मा, मेरा वह दुर्व्यवहार आज मुझे ऐसे मुकाम पर ले आया है जहां रुपया पैसा और आरामदायक जिंदगी होते हुए भी घर खाली है। आपके होते हुए भी मैं निश्चिंत होकर स्कूल जाती थी, लौटती थी तो सब पका पकाया मिलता था। अहम की अग्नि में राख हुई, यह भी नहीं जान पाई कि जो आनंद गोपाल को आपके साथ मिलता है वह महंगे खिलौनों में कहाँ मिलेगा। अमर के घर से निकलने के बाद मेरे मन में प्रश्न उठा कि क्या स्नेह की आग से माँ के मन की ठोस हुई कोमल भावनाओं को पिघलाया नहीं जा सकता। आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाई अम्मा। अपने सामने अपराधिनी बनी मंजू की बातें सुनकर सच्चाई जानते हुए अम्मा की आंखों से भी आंसू की अविरल धारा बह निकली। सास बहू दोनों एक दूसरे को स्नेह भरी नजरों से देखते हुए रो पड़ी। तो उधर अमन उन दोनों के बीच हुई बातें सुनकर फूट फूट कर रो पड़ा। अमर, तू वापस आ गया? अपने आंसू पोंछते हुए अम्मा बोली, अम्मा, मैं तो जा रहा था लेकिन मेरा दिल नहीं माना, तो ठान लिया कि मैं आज आपको लिए बना नहीं जाऊंगा। चलो मंजू, अम्मा का सामान पैक करो। अमर ने कहा तो अम्मा ने दोनों को गले से लगा लिया। देर आए दुरुस्त आए, यह नज़ारा देखते हुए उनके आसपास इकट्ठे हो चुके वृद्ध आश्रम में से एक ने कहा तो वृद्ध आश्रम के बाकी लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए और अचानक से आश्रम का पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा।